गुड डे गाइस, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने कल तक डाले गए वीडियोस को देखा होगा, समझा होगा, विचार किया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। देखिए, कल एक बच्चे ने ऐसे डाला था कि आप जब पढ़ाएं तो उनके पार्ट्स के नेम वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालें। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे पार्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे वॉइस इस समय चल रहा है तो वॉइस 1, वॉइस 2, वॉइस 3 ऐसे डाले जा रहे हैं। आज है वॉइस 4। तो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा था, हु वाला पढ़ा था हमने। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम लोगों ने पढ़ लिया था हु तक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जो WH वर्ड्स से वाक्य स्टार्ट होते हैं वो नॉर्मल से तरीके से होते हैं, जिसका मैंने स्ट्रक्चर आपको लिखा दिया था। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है हु और होम वाले में। तो मैंने हु वाले आपको बता दिए थे। देखिए, होम वाले को थोड़ा सावधानी से समझना होता है। अगर हु और होम वाले आप समझ लेंगे तो फिर इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्रोगेटिव को जल्दी से ख़त्म करते हैं आज। तो देखिए, मैंने आपको हु वाले लिखा दिए थे, जिनमें हु खुद एक सब्जेक्ट होता है। शायद मैंने एक ही वाक्य लिखवाया था। एक वाक्य में आपको हु वाला और बता देता हूँ। हु have phoned you, who have phoned you today। आज आपको किसने फोन किया है? ठीक। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था हु को हम यहाँ पर बाय लिखेंगे और सीधे सीधे होम लिख देंगे। हु का ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पहले ही बन गया। अब देखिए, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप देखिए, इसमें प्रोनाउन है यू, सेम टू सेम यू रहता है। तो ये हैव वाले में केवल बी नाउन होता है। वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब सेम हैज हैव में से ही कोई एक होगी, तो यू के साथ हैव आता है, तो एज इट इज हैव। ठीक है। अब आएगा, ये बनेगा सब्जेक्ट यू, इसके साथ जुड़ेगा बी। ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फोन्ड एज इट इज, फोन्ड। बचा हुआ हिस्सा रिमेनिंग पार्ट टुडे और कुछ आना नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आपने हु वाले देख लिए। अब हम वो वाक्य देखते हैं, द सेंटेंसेस दोज स्टार्ट्स विद होम। ओके, sentences starting with home। okay, now active voice, home हो गया। हेल्पिंग वर्ब, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। होम ऑब्जेक्टिव केस है, ये काम करता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद आ गया सब्जेक्ट। ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट अगर कुछ है तो भले इसके मेरे नॉट भी आ सकता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। वर्ब की फॉर्म हो सकती है कोई भी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो होम है ना, होम ये हमेशा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सजीव कर्म। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट और भी आ सकता है, अगर आए तो, ना आए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा।
प्लस अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। इसकी जब हम वैल्यू बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, इस होम जब ऑब्जेक्ट हमें पहले से पता ही है तो सीधे सीधे हम होम को ही हु करते हैं। यहाँ लिखते हैं होम का हु हो गया, क्योंकि होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका सब्जेक्टिव केस बनता है हु, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस हु के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हु आ गया, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। इसी हु के आधार पर इसमें ये यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट और है, हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जब ऑलरेडी when we already have an object, then what is the need to search a new object? Okay, so who ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसी के बची हुई अगर कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो तो वो लिख दो, लेकिन अगर नॉट हो तो उसके पहले नॉट लिख दो। ओके, नॉट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो लिखो ऑब्जेक्ट अगर हो तो, अदरवाइज मेरी बात समझिएगा। आपने पहले ये हु वाले वाक्य देखे हैं, इनमें सब्जेक्ट पहले ही आ जाता है बाई लगा के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शुरुआत में ही सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, तो ये पीछे जाएगा बाई लगा कर, बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं। whom do you love most? ओके, आप सर्वाधिक किससे प्रेम करते हैं? मेरी बात समझिएगा, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें ये ऑब्जेक्ट पहले से ही रहता है, ये ऑब्जेक्ट पहले ही है। जैसा मैंने बताया था, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इस होम वाले को हम लोगों ने लिया हो, ये बन गया सब्जेक्ट। अब ये क्या है, ये है डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू वाले में आता है इज एम आर, हु इज। मोस्ट लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब एक ही व्यक्ति है वो जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, सिंगुलर, हु इज, ठीक है। इसमें इज के साथ क्वेश्चन लगता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु इज लव्ड, बचा हुआ मोस्ट, और लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, ये सब्जेक्ट है, तो बाई यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर भी आपको इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ पहले से ही, तो इसमें होम वाले में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है हमको, ये ध्यान रखना। एक वाक्य और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, होम। देखिए अभी तक आपने प्राइमरी एक्सिलरी के यूजेस देखे हैं, मॉडल एक्सिलरी आपने देखी ही नहीं, इसमें मॉडल यूज करते हैं। होम कैन आई हेल्प, होम कैन आई हेल्प इन दिस कंडीशन। सजेस्टिंग, होम कैन आई हेल्प इन दिस कंडीशन। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है सहायक क्रिया की तरह, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। होम को आपको क्या बनाना है, हो। इसके बाद कैन आएगा, मॉडल जो भी आती है सेम टू सेम लिखी जाती है, मॉडल में कोई सोचना विचारना नहीं है। होम कैन, हु कैन, और इसके बाद सीधे सीधे बी लिखना है आपको, हु कैन बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प बचा हुआ इन दिस कंडीशन बाई
और ये मी, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इस तरह से ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसका जो थर्ड पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज में 3 पार्ट होते हैं। देखिए मैं आपको इंपरेटिव के बारे में बता दूं। एसर्टिव और इंट्रोगेटिव में ये वेरी सॉरी, एसर्टिव और इंपरेटिव में ये डिफरेंस होता है कि एसर्टिव में शुरुआत में सब्जेक्ट आता है और इंपरेटिव में नहीं आता है। तो नो सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आता है, फुल स्टॉप। अब मेरी बात को समझिए। इंपरेटिव 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, प्योर ऑर्डर। प्योर ऑर्डर, इन प्योर ऑर्डर वाले सेंटेंसेज में वाक्य से पता चल जाता है कि ऑर्डर है कि क्या है। मैं आपको बताऊं, पहले मैं बता दूं, इसमें होते हैं प्योर ऑर्डर, शुद्ध आदेश। दूसरे होते हैं सजेशन, सुझाव, जो लेट से ही शुरू होते हैं, लेकिन लेट के बाद अस का आना जरूरी है। जिन वाक्यों में लेट के बाद अस नहीं आता है वो सजेशन नहीं होते हैं, वो होते हैं रिक्वेस्ट। पहला प्योर ऑर्डर, दूसरा सजेशन और तीसरा होते हैं रिक्वेस्ट, प्रार्थना। उनमें प्लीज, काइंडली होता है। अगर ना हो तो वाक्य से अगर ये पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है तो भी वो रिक्वेस्ट है। लेट के बाद अस ना हो तो भी वो रिक्वेस्ट है। ध्यान दीजिए, प्योर ऑर्डर देख लेते हैं पहले। इन प्योर ऑर्डर वाले सेंटेंसेस से पता चलता है कि आदेश दिया जा रहा है, जैसे पानी लेकर आओ, फैन ऑफ कर दो, इस तरह से। प्योर ऑर्डर में क्या रहता है, इन वाक्यों में हम उनकी पैसिव बनाते हैं, तो इनमें क्या रहता है कि सब्जेक्ट होता नहीं, सीधे वर्ब से शुरू होते हैं या डू नॉट से शुरू होते हैं। तो इनका जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कि या तो डू नॉट होगा, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं, फिर फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। तो इनकी पैसिव में क्या करना होता है, इनमें क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं लेट, ठीक, फिर इसमें लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अगर डू नॉट से स्टार्ट है तो नॉट लगा देंगे, अगर डू नॉट से स्टार्ट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, डू नॉट पूरा हटा देते हैं। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट फिर नॉट, अगर डू नॉट से स्टार्ट हो तो इफ इट स्टार्ट्स विद डू नॉट या डोंट, ध्यान समझिए। अगर डू नॉट से स्टार्ट है तो नॉट, नहीं तो नहीं। फिर इसके बाद में हम बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड, ठीक है, ओके। फुल स्टॉप करके देख लेते हैं। जैसे डू इट, a very small sentence containing only 2 words. So if there are 2 words, only 2 words, so first word will be main one and second one it will be an object, okay. So it is an object. Now what will be it in passive voice? फर्स्ट लेट, ओके, देन फिर क्या आएगा, फिर डू नॉट से स्टार्ट है नहीं तो नॉट आएगा नहीं, तो लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, लेट है ऑब्जेक्ट, इट, लेट इट, फिर नॉट है नहीं, फिर बी लगा दो, लेट इट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, फुल स्टॉप, लेट इट बी डन। क्लियर? One or two more sentences.
सेकेंड अ लॉन्ग वन, थोड़ा लंबा सेंटेंस लिखते हैं इस बार। स्विच ऑफ द फैन at once shows that someone is making an order to someone else. Okay, switch off the fan at once. शुरुआत में क्या लिखना है? Let. Now first of all we should recognize which is the main verb in the sentence. It is switch off totally is a main verb. First form V1. It is a phrasal verb. Phrasal verb जब प्रीपोजिशन मेन वर्ब से मिलता है और एक अर्थ को बदलते हुए नई वर्ब बनाता है तो such type of verb is known as phrasal verb. इस तरह की वर्ब को हम लोग phrasal verb कहते हैं। ओके, इस वर्ब के बाद देखो कोई नाउन है? नहीं है, इसको ले लो। इसके बाद कोई नाउन है? ये ले लो, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, लेट द फैन, फिर बी, लेट द फैन बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच ऑफ नहीं होगी, स्विच मेन वर्ड है, प्रीपोजिशन की थर्ड फॉर्म नहीं बनती, स्विच्ड ऑफ। Let the fan be switched off at once, full stop. Okay, अब मैं दूसरे शुरू करता हूँ। आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप चाहते हो कि और एग्जाम्पल समझाए जाएं तो आप बताइएगा, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट है सजेशन। मैं आपको बताऊं, लेट अस, लेट मी, इस तरह के लेट के बाद कोई प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन लेट के बाद जब अस आता है तभी सजेशन होता है, अदरवाइज नो। लेट और इसके बाद क्या आया हो? अस, ये सजेशन है। अदरवाइज लेट के बाद अस ना आए, कुछ और आ जाए तो क्या होगा? रिक्वेस्ट होगी। इनको कैसे करते हैं? देखिए, पहले एक वाक्य लिखता हूं, लेट अस प्ले इन दिस पार्क। ओके, लेट अस प्ले इन दिस पार्क, आओ हम इस पार्क में खेलें। मैं आपको बताऊं, अगर आप मॉडल पढ़ें, मॉडल वृत्तिवाचक क्रियाएं पढ़ें, तो ये जो सजेशन होता है, सजेशन के लिए एक मॉडल होती है जो है शुड, वो यूज की जाती है। अच्छा, तो अब जब ये सजेशन है तो इसका मतलब है कि इसमें हम शुड लगाना चाहिए हमें। तो असल में अगर हम इस वाक्य को बदल दें तो ये वाक्य कैसे बनेगा? अस का सब्जेक्टिव कोई होता है वी, तो यहाँ पर अगर वाक्य ऐसे हो, वी शुड प्ले, अगर ऐसे वाक्य हो तो होता क्या है कि सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं जरा इसमें एक ऑब्जेक्ट जोड़ दूँ, क्रिकेट। मान लो यहाँ क्रिकेट जोड़ देते हैं, क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम इस वाक्य को, बाकी ऐसे ही रहता है, मैं इसको सरल करके थोड़ा बता देता हूँ। अगर इस वाक्य को हम ऐसे लिखते हैं, वी शुड प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें शुड तो एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज करें तो क्या होगा? क्रिकेट शुड बी प्लेड
इन दिस पार्क, इन दिस पार्क। तो मेरी बात को समझिए कि हमारा वाक्य ये है और इससे हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन हमें ये नहीं बनाना है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ये इस तरह होता है। तो अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि इसमें हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। तो हम यहाँ लिख दिया, हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, फिर हम क्या लिखते हैं, शुड, अपने मन से शुड। फिर अगर नॉट हो तो लिखो लेटस हो या लेटस नॉट हो, अगर हो तो इफ एनी। फिर आप क्या लिखोगे, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अब इसमें बाई सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि सब्जेक्ट्स दोज कैन बी अंडरस्टूड ऑलरेडी, दो सब्जेक्ट्स आर नॉट रिटन आफ्टर द सेंटेंस। लाइक जैसे कि टीचर, मिस्टर शर्मा वगैरह, या कोई टीचर, मिस्टर शर्मा नहीं, टीचर, प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। टीचर टीचेज सब्जेक्ट्स, ऐसे। तो क्या होता है, पढ़ाने का काम टीचर ही करता है और कोई नहीं करता, इसलिए ये सब्जेक्ट से वन आ जाए, एवरीवन, सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स दोज कैन बी इमेजिन्ड, ऑलरेडी इमेजिन्ड। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम लोग छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन वाले वाक्य और एक लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए दूसरा, लेट अस परचेज some fruits from the market। मेरी बात समझिएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो कभी भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता, वो क्या होता है, वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है, फ्रेज। यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन है क्या, प्रोनाउन है क्या, नहीं है, तो आप इसको ले लो, इसको भी, फिर आगे नाउन है, तो बस यहीं तक ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, सम फ्रूट्स, ओके। फिर हमें क्या लगाना था, शुड, हमेशा शुड, नॉट हैविंग, बी लगा दो, परचेज की थर्ड फॉर्म, परचेज्ड, बचा हुआ, फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट, सम फ्रूट्स शुड बी परचेज फ्रॉम दी मार्केट। शुड अस को सजेस्ट कर रहा है, लेट को भी और अस को भी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो नॉर्मली सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर चेंज इन सच अ वे इन पैसिव वॉइस, ओके। और अगर आपको इनमें इस इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, सजेशन वगैरह में अगर और सेंटेंस पढ़ने हैं, कुछ अपने पर्टिकुलर खास सेंटेंस पूछने हैं, तो आप उन सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उनका उत्तर बताएंगे। तो इस तरह से वॉइस के जो टॉपिक हैं, वॉइस जो है आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। रिक्वेस्टिंग वाले वाक्य भी होते हैं, लेकिन उनको नॉर्मली, चलिए मैं आपको रिक्वेस्ट वाले वाक्य बता दूँ, सी, वो बहुत नॉर्मल से होते हैं। रिक्वेस्ट में प्लीज या काइंडली आता है, और कई बार नहीं भी आता है। तो नहीं आए तो वाक्य की रचना, संरचना, उसके अर्थ के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कहीं ये रिक्वेस्ट मोड तो नहीं, अगर हो और प्लीज़ काइंडली ना हो तो भी आप उसे रिक्वेस्ट ही समझिए। ज़्यादातर रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके
वाक्य को लिख देते हैं सेम टू सेम। जैसे देखिए प्लीज हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी हो गया। अब इसमें एक प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब रिक्वेस्ट है। तो इनमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सीधे सीधे यू आर रिक्वेस्टेड टू या नॉट टू या नॉट टू। नॉट टू कब आएगा? जब यहाँ पे डोंट हो, अन्यथा नहीं। टू या नॉट टू और फिर रिमेनिंग सेंटेंस या फुल सेंटेंस प्लस फुल सेंटेंस। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए ये ऊपर वाला वाक्य है तो ये प्लीज की जगह पर ये आता है, प्लीज हट जाता है। यू रिक्वेस्ट शोइंग वर्ड्स आर रिमूव्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे नॉट है क्या इसमें? नहीं ना, तो टू लगाओ से। अगर नॉट होता तो क्या लगाते? नॉट टू। टू बचा हुआ हिस्सा पूरा ये क्या है? हेल्प मी, टू हेल्प मी। एक निगेटिव भी देख लीजिए, काइंडली डू नॉट टीच देम, ठीक है। तो क्या होगा? यू इस काइंडली की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये डू नॉट लिखा हुआ है, क्या आएगा? नॉट टू। रिक्वेस्टेड नॉट टू। बचा हुआ बाकी कितना है? टीच देम। टीच देम, ओके। ये आपका वॉइस हो गया पूरा। देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके आसपास रहते हैं और वो चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर उनके पास ऐसे मतलब व्यवस्था है, साधन है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। एजुकेशन is the greatest weapon to defeat all our failures। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं ना कि तो इस तरह से आप मैं बताऊं कि आप एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन ने ही इंसान दो पैरों वाले जानवर को इंसान बनाया है। तो बस अभी पार्ट आज आपका हो गया है, कल से मैं एक नया टॉपिक शुरू करूँगा। वॉइस आपका हो गया है। अगर आपके पास वॉइस से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो आज आपको जो आपको लगता है कि मेरे बताए गए मुझसे नहीं हो सकते, कुछ यूनिक टाइप के सेंटेंस होते हैं और आप उनको पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको पहले उनके जवाब देंगे। और अगर वो अलग होंगे तो इन्हीं से होने होंगे तो बता दिया जाएगा, नहीं तो अलग से होंगे तो अलग से बता दिया जाएगा। थैंक यू।